ठीक है, तो इसको यहाँ तक हमने खत्म किया था। ये घटना चक्र है। घटना चक्र की जो पॉइंटर आती है, प्रीव्यू आती है उनकी, और ये पॉइंटर आती है। पॉइंटर में केवल वन लाइनर होते हैं, और ये हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, अदर स्टेट पीसीएस में भी हेल्प कर सकती है ये। हमारा पर्पस लेकिन यहाँ पे मेनली यूपी पीसीएस है। तो ये फिजिक्स की है। फिजिक्स में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, और अब हमें अगला टॉपिक देखना है, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यूज में, पहले तो न्यूमेरिकल्स आते थे, अब न्यूमेरिकल्स थोड़े कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। वैसे हम न्यूमेरिकल करने बैठेंगे नहीं, जो भी आंसर है वही देख लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में पहला क्वेश्चन है, 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 hours। इफ द कंजप्शन कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ₹5। ठीक है, क्यों? अब इनका पर आवर के हिसाब से है शायद, ठीक है, इसलिए पर यूनिट पर आवर होता है ये। फिर इफ अ बल्ब ऑफ 100 watt बर्न्स फॉर 10 hours, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1 यूनिट। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला होगा इनका, इलेक्ट्रिक करंट वो पावर कन्वर्ट करने का। इसमें नहीं दिया है तो हमें नहीं पता। इसकी जो एक्सप्लेनेशन सीरीज आती है उसमें दिया होगा, तो उससे पता चल जाएगा। 5 bulbs each of 10 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 hours. The consumption of electricity will be 10 units। ठीक है, the value of 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ज़्यादा ही मोटा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 watt इज यूज फॉर 4 hours। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इज, देखो ये अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, अगर मतलब उसमें वॉट कितना है और करंट कितना फ्लो हो रहा है कितने आवर्स के लिए, उसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें फॉर्मूला दिया नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिया है। ठीक है, वो जो इनकी एक्सप्लेनेशन सीरीज होती है प्रीव्यू, उसमें दिया होगा। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे एक बार, ये फॉर्मूला कौन सा है, किस बेस पर इन्होंने ये आंसर दिए हैं। Among the watt, voltage, ohm, ampere, the electricity consumption bill is based on the measurement of watt। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा वाट पे आता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी या एम्पियर या ओम वगैरह पे। ठीक है, ये वाट पे आता है। वाट मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ यू यूज अ 60 watt इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 hours एवरी डे फॉर 30 days। ठीक है, 9 यूनिट। अब ये कैलकुलेशन सही है। ठीक है, फिर यही बात है, तो कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर is 1.403 kilo ohm। If one of the resistor is 2.0 kilo ohm, the other resistor will be, देखो पैरेलल में, पैरेलल और सीरीज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का। पैरेलल में 1 अपॉन करके होता है ना, 1/R1 1/R2, और अगर सीरीज होता है तो R1+R2 हो जाता है। ठीक है, सीरीज में R1+R2 हो जाता है, पैरेलल में 1/1। ठीक है, of the two bulb in a house, the one glows brighter than the other। In this context the correct statement is dim bulb has larger resistance। ठीक है, जो मतलब कह रहा है कि दो बल्ब हैं घर में और एक जो है ज़्यादा तेज जल रहा है, एक धीमे जल रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि जो जिसकी रोशनी कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। आपकी जितनी भी वायरिंग होती है घर में ना, वो पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा अगर सीरीज में होगा ना, तो एक चीज खराब होगी तो सारी चीज नहीं जलेगी उसके आगे वाली, तो इसलिए पैरेलल पैरेलल में कनेक्शन होते हैं सारे आपके, ट्यूबलाइट, पंखे वगैरह सब। ठीक है, हाउ, अच्छा ये तो ही है। अ डायनामो विच इज सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। डायनामो क्या होता है? डायनामो डायनामो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसे एक मोटर होती है, उसमें ब्लेड लगी होती है और उस ब्लेड को घुमाया जाता है, तो उसकी घूमने से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। ठीक है, मतलब उसमें और भी मैकेनिज्म होता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नॉर्मली जो डैम वगैरह होते हैं उसमें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें डायनामो का ही वो बड़ा मॉडल होता है, उसको यूज करते हैं। पानी उस पर गिरता है, उसके पंखे रोटेट करते हैं, ब्लेड्स रोटेट करती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो वही है। टर्बाइंस एंड डायनामोज, हाँ उसको टर्बाइन कहते हैं। टर्बाइन, और जब छोटा होता है डायनामो कहते हैं, बड़ा होता है टर्बाइन कह देते हो।
ठीक है। टर्बाइन्स एंड डायनोज आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल क्यों? उसके पंखे को रोटेट करते हो, चाहे जैसे रोटेट करो, हाथ से रोटेट करो, किसी ऑब्जेक्ट से रोटेट करो, पानी डाल के रोटेट करो, जैसे रोटेट करो, तो हवा से भी रोटेट कर सकते हो। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करते हो तो हीट लॉस नहीं होता है, ठीक है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर। एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर यही काम करती है कि आपने मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे आपका पंप हुआ पानी पानी खींचने वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, मोटर में करंट गया, मोटर घुमा, अब वो पानी को खींचेगा, ठीक है। तो वो पानी, वो मैकेनिकल प्रोसेस है ना, वो पानी गया अपनी टंकी वंकी में जहाँ भी जाना है। इन इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। Among the ammeter, voltmeter, dynamo, electric motor, the device which works on principle of electromagnetic induction are dynamo and electric motor, ठीक है। क्यों? अभी मैं जैसे बताया था, डायनामो जो हम फंक्शन, जो मैंने फंक्शन बताया कि उसका पंखा रोटेट करते हैं, ठीक है। पंखा रोटेट करने के बाद उसमें मैंने बताया कि अलग मशीनरी भी होती है ना, वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। जब वो पंखा रोटेट होता है तो उसके अंदर भी जो चीज़ें होती हैं वो फंक्शन करती हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिर्फ पंखा घूमने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती, ठीक है। आपने अगर जनरेटर के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो शायद पता चल जाए जनरेटर के कॉन्सेप्ट। उसमें ना वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, उनको रोटेट करना पड़ता है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। वही चीज़ है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बैटरी। Electric motor operating at low voltage tends to burn out because they draw more current which is inversely proportional to the voltage, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं कि अगर लो वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक मोटर चलाओगे तो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि वो ज़्यादा वो करंट खींच रहे होते हैं, कि जितना उनको चाहिए होता है उससे ज़्यादा। फेराडेज कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, अब इसमें वो नहीं दिया कितना है, लेकिन चलो यूनिवर्सल कांस्टेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर कार बैटरी, द वोल्टेज इज यूज्ड 12। अच्छा, ये करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें सारे स्टेटमेंट रहे होंगे तो उसमें से सिर्फ करेक्ट दिया है, तो हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। द द वोल्टेज इज यूजली 12 वोल्ट, कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, और इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मोटर कार बैटरी के ऊपर ये तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ठीक है। पहला कि जो वोल्टेज होता है करीब 12 वोल्ट का होता है, कैपेसिटी जो उनकी होती है उसको एम्पियर आवर में एक्सप्रेस करते हैं, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। कहते नहीं एसिड डाल दे। निकल कैडमियम या NiCd बैटरी इज यूज्ड इन कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरीज, अब तो ये सब रिप्लेस हो गई, ये तो पहले यूज होती थी, ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरीज वगैरह यूज होती हैं। मेटल यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन बहुत हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट बनाने के लिए इसका यूज होता था। और तो फिलामेंट बहुत 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 नाजुक होता है, वो तुरंत ब्रेक हो सकता है अगर जरा सी वोल्टेज ज़्यादा हुआ, और वो इतना इतना तेज गर्म होता है कि वो ग्लो करता है, ठीक है। जो हमें बल्ब की रोशनी मिलती थी पहले, अब तो एलईडी वगैरह आ गया है भाई, एलईडी का ज़माना है। An ordinary light bulb has rather short life because of filament wire is not uniform. Bulb cannot be evacuated completely. Wires supporting the filament melt at high temperature. ठीक है, क्योंकि बल्ब के अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। कभी कभी बल्ब जल रहा है, छू लो या उसके तुरंत बंद करने के बाद छू लो तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, देख लो, 15,000 1500 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेल्सियस टू 2500 सेल्सियस, ठीक है। अब सोचो इतना टेम्परेचर है और छूओगे तो हाथ नहीं जलेगा, जल जाएगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ होती थी, बहुत छोटी सी चीज़ होती थी, इसलिए वो हमें उतना नुकसान नहीं करती थी, ठीक है। जैसे हेलोजन बल्ब होते हैं, उसको देखो कहीं कहीं लगाते हैं ठंड में, गर्म एकदम गर्म कर देते हैं जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ती है वही वजह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। Lightning can even burn a tree because it contains tremendous amount of electric energy. Lightning से जो है वो जल जाता है पेड़ वेड़,
जहाँ लाइटनिंग पड़ती है। इसलिए भी कहते हैं ना कि जब अगर कहीं लाइटनिंग की आशंका हो तो आप पेड़ के नीचे मत खड़े हो, कोई और जगह आप पाओ, जैसे शेड, टीन शेड वगैरह हो गया, या घर हो गया किसी का। बारिश वारिश के टाइम में मतलब पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, लाइटनिंग पड़ सकती है, पेड़ पे पड़ेगी, आप पे पड़ेगी। पेड़ तो हो सकता है हमारे बच्चे, आप तो चले जाओगे, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज इन इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड, द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिन पे आशंका होती है कि इस पे लाइटनिंग गिरेगी, तो वहां पे कुछ रॉड या ऐसा कुछ लोहे का स्ट्रक्चर लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। फिर उसको कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से, ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब अगर थंडरबोल्ट उस पे गिरे, लाइटनिंग गिरे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो धरती में चली जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। कुतुब मीनार के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, कि उसकी जो ऊपर की मतलब कुतुब मीनार जब शुरू में कंप्लीट हुआ था, उस पे लाइटनिंग गिरी थी, तो ऊपर की 2 मंजिलें खराब हो गई थी। फिर उसको बनवा के उस पे एक कलश रखा गया है, ठीक है। अभी उस पे कलश रखा गया है, वो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, उसको कनेक्ट किया गया होगा नीचे तक, कि जब लाइटनिंग पड़े तो वो बच जाए, ये कुतुब मीनार बच जाए, क्योंकि उस पे लाइटनिंग पड़ी थी पहले, वो खराब हो गया था, 2 मंजिला उसका। उसको फिर बाद में शायद फिरोज शाह तुगलक ने रेनोवेट कराया था, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट है भाई। इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग, लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड टर्मिनल, ठीक है। और देखा ना, 3 पिन वाले जो होते हैं, उसमें ये लॉन्गेस्ट वाला होता था, ये जो है जो ग्राउंड टर्मिनल होता है, उसमें उसमें करंट नहीं आता, ठीक है, तो वो उसमें कनेक्ट होता था। इन केस अगर मतलब कभी कभी अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग, तो अर्थिंग में क्या सिचुएशन होती है कि जो आपका करंट होता है, ये आसपास की चीज़ों को भी, आसपास चीज़ों में भी, जब सीलन पड़ती है बारिश के टाइम अक्सर, तो आसपास की इवन आपकी दीवार में भी करंट आ सकता है, ठीक है, जब सीलन पड़ती है अर्थिंग के कारण। तो एक एक जो आपका स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें से एक तार जो है नीचे ग्राउंड पे जाके लगा दिया जाता है, कि अर्थिंग ना हो, मतलब एक्स्ट्रा जो करंट हो वो जाए जमीन में। इन इलेक्ट्रिक apparatus अर्थ इज यूज्ड फॉर सेफ्टी, ठीक है, अर्थिंग वही अर्थ। The electric current does not flow between two properly connected charge bodies if they are having same potential, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज हैं, उसमें उनका पोटेंशियल सेम है ना, तो उनके बीच में करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों? ऑब्वियसली बात है, चार्ज तब फ्लो करता है जब एक में कम हो, एक में ज़्यादा हो, ठीक है। अगर सेम है तो वो बैलेंस में है, और उसमें कोई फिर मूवमेंट नहीं होगी, करंट नहीं आएगा, ठीक है। करंट तब होता है ना जब चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। हम्म। A fuse is used in main electric supply as a safety device. The correct statement about the fuse is it must have a low melting point. फ्यूज आपने देखा होगा, आपके घर में लगा होता है फ्यूज, ठीक है। इवन मेन स्विच बोर्ड में फ्यूज लगा होता है, ठीक है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, क्यों? क्योंकि अगर अचानक से तेज वोल्टेज आ गया, तो आपकी जो अप्लायंसेज होंगे, घर के अप्लायंसेज होंगे, वो खराब हो सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, कि अगर तेज वोल्टेज अचानक से आ गया तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज उड़ जाएगा, और आपकी डिवाइसेस वगैरह बची रहेंगी, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। फ्रिज, एसी, कूलर जो भी लगाया होगा वो सब बचा रहेगा, विंड बल्ब वगैरह भी, ठीक है। फिर क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीटिंग फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। उसका हाई रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो वो तुरंत गल जाता है। अगर ज़्यादा तो हीट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसकी हीट से तुरंत जल जाएगा, ठीक है। A filament of a halogen lamp is alloy of tungsten and sodium। देखो हेलोजन लैम्प की बात की थी, हेलोजन लैम्प क्या क्या बैठ जाओ तो गर्मी में तो झुलस जाओगे, ठंडी में मजा आएगा, ठीक है। The temperature of metal wire rises when an electric current is passed through it. Collision of metal atom with each other releases heat energy। देखो पहला सही है, दूसरा गलत है। Collision of metal atom with each other releases heat energy, ये फॉल्स कैसे है? पता नहीं। कोलिजन से तो हीट एनर्जी होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस व्हेन, हाँ ये तो सही है, पर ये गलत कैसे है? कोलिजन ऑफ मेटल एटम विद ईच अदर रिलीजेस हीट एनर्जी, जनरेट हीट एनर्जी होगा शायद, ये पता नहीं, देखना पड़ेगा इसका। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली पैरेलल पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, बताया था। आपके जितने मतलब आपके घर में जो वायरिंग होती है, उसमें सब चीज़ें पैरेलली कनेक्ट होती हैं।
सीरीज में होगा तो एक चीज खराब होगी और सारी चीज नहीं चलेगी, ठीक है। पैरेलल में आपका बल्ब फ्यूज हो गया या बल्ब खराब हो गया, तो चलो आपका पंखा उंखा चल रहा है, बाकी चीजें चल रही होंगी, ठीक है। अ वायर विद ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज न्यूट्रल वायर। जो जिसमें ब्लैक वायरिंग होती है वो न्यूट्रल सप्लाई होती है, अर्थिंग वाला, जैसे हमने देखा था। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी अबाउट 10 की पावर 4 ओम, ठीक है। ड्राई बॉडी, और अगर गीले रहोगे तुरंत मारेगा झटका, बढ़िया, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल, अब देखो ये सब क्वेश्चन तब आते थे जब नया नया सीएफएल वगैरह आया था, नया नया एलईडी वगैरह आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता था, इनके डिफरेंस पूछ लेता था, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायोड जो होते हैं ना, छोटे छोटे कह सकते हो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, ठीक है। तो जब इसमें करंट पड़ता है ना, तो ये चमकता है, ठीक है। डायोड वैसे ही काम करता है इसमें, और बहुत हल्का सा करंट चाहिए होता है, हल्का सा करंट में भी ये चमकने लगेगा। तो इसमें खासियत है कि आप कई सारे छोटे 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 वो मतलब डायोड लगा दो, और ये जब इस पर करंट पड़ेगा ना, हल्का सा भी करंट पड़ेगा तो ये चमकेगा, ठीक है। तब कई जब एक है तो कम चमकेगा, दो है तो थोड़ा ज्यादा, तीन है तो ज्यादा। अब मान लो कि 100 लगा दिए इतने में, ठीक है, अच्छा खासा चमकेगा, हाँ, बढ़िया रोशनी देगा। तो वही है। फिर क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प ऑफर लॉन्गर सर्विस एज कम्पेयर टू compact fluorescent lamp, मतलब CFL. Light emitting diode lamps are more energy efficient as compared to compact fluorescent lamps. ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है, और दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। The difference between CFL and LED lamp, to produce light a CFL use mercury vapors, phosphorus, while LED lamp uses semiconductor material. A CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. ये तो सही है, दोनों सही है, मतलब दोनों से। CFL में इसलिए कहते थे ना, CFL को मतलब डिस्पोज करने के लिए सेफ्टी बरतना चाहिए, क्योंकि उसमें मरकरी होती थी, और उसकी यही एक बड़ी मतलब नुकसान वाली चीज थी, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं यूज होते ज्यादा CFL वगैरह, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू स्टील स्ट्रीट लाइटनिंग, सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। सोडियम लैम्प, देखो एलईडी लैम्प से कैसे डिफरेंट है। सोडियम लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैम्प। The spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamp offers significant color advantage in street lighting. As a street light, sodium lamps have shorter life span than LED lamp. ठीक है, इसमें कंपैरिजन बता रहा है कि स्ट्रीट लाइट में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, सोडियम लाइट या एलईडी लैम्प, ठीक है। तो इसमें सोडियम लैम्प का खासियत ये था कि ये चारों तरफ रोशनी प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। लेकिन बाकी बाकी चीज़ों में, जैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी है या कलर्स में, जो आपकी एलईडी लाइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी है। तो अब आप देखोगे कि जो नई लाइट लगती हैं उसमें सोडियम लाइट नहीं लगती, वो एलईडी लाइट लगती हैं, ठीक है। बढ़िया सा रोशनी देता है, मस्त, एनर्जी भी कम लेता है। द गैसेस विच आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी एंड नियोनी आर्गन, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, क्या जो आपका ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में क्या क्या होता था, मरकरी होता था और नियोन आर्गन गैस होती है। कभी देखो जब क्या कहते हैं वो ट्यूबलाइट फोड़ो तो भुक से ऐसे आवाज आती थी ना, उसमें से निकलता था वो धुआं जैसा, और वो मरकरी की लेयरिंग होती थी, ठीक है, फॉस्फोरस की लेयरिंग होती, मरकरी भी यूज होता था। In comparison to electric bulb, a fluorescent tube is preferred because fluorescent tube transform more electric energy into light energy, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब आपका वही जो क्या कहते हैं ट्यूबलाइट होता था। A white light produces in the tube by oscillating the molecules, सही है। अच्छी बात। The gas inside electric bulb are nitrogen and argon, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन से गैस होते थे, नाइट्रोजन और अर्गन। नाइट्रोजन ठंडा करता है। Fluorescent tube are filled with a choke. The choke coil step up the line voltage. Fluorescent tube में चोक होता था ना, हम लोग कहते हैं चोक खराब हो गया ट्यूबलाइट का, तो चोक क्या करता था, उसका जो वोल्टेज होता था उसको बढ़ा देता था, हाँ, इसलिए चोक नहीं होगा तो कभी कभी चलता नहीं था। With reference to electric potential, the correct statement is either it is a scalar quantity. स्केलर बताया था, दो चीज होती है ना, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर, तो वेक्टर में क्या होता था, जिस भी यूनिट में डायरेक्शन हो, कि किसी दिशा की तरफ जा रहा हो, तो वो वेक्टर हुआ। जैसे वेलोसिटी,
ठीक है, जब वेलोसिटी की बात होती है तो उसमें बताते हैं कि किस डायरेक्शन में है, लेकिन स्पीड जो है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज ट्वाइस ईच, देन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, विल इंक्रीज 4 टाइम, P इक्वल टू वी आई। सही है। Two wires have their length, diameter, and resistivities all in the ratio of 1:2. If the resistance of the thinner wire is 10 ohm, the resistance of thicker wire is 10 ohm. सही है। अब ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है भाई। दो चीजें, दो वायर हैं जिनकी लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी सब 1:2 में है, और थिनर वायर की जो मतलब रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो थिकर वायर की कितनी होगी, इसका भी 10 ओम होगा। अच्छा, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता उनके थिकनेस पर, ये कहने का मतलब है। पर यहाँ रेजिस्टिविटी कह रहा है कि भाई 1:2 में है, तो ये 20 होना चाहिए था, पता नहीं कैसे कर रहा है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल साइज, small drops of same size are charged to V volts each. If n such drops collapse to form a single large drop, its potential will be n की पावर 2/3 वोल्ट। ठीक है, n की पावर 2/3 वोल्ट। अब ये फॉर्मूला क्या है, रट लो भाई। पुराना है, आने के चांसेस कम है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेजेस। ठीक है, ये तो सही बात है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट, ये गलत है। ठीक है, डीसी में नहीं, एसी में यूज होता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसमें क्या एसी करंट आता है ना, डीसी करंट थोड़ी आता है। ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, देख लो। अ मोबाइल चार्जर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे? क्योंकि 200 कितना 220 वोल्टेज आता है, और उसको हम फिर अपने उसमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जितना भी होता है चार्जर में वो करता है, तो वो स्टेप डाउन करता है ना उस वोल्टेज को, वरना तो खराब हो जाएगा, दब जाएगा। पेयर ऑफ डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेस आर गिवन बिलो। हाँ अच्छा, ये मतलब मैं तो कॉलम टाइप कर रहा होगा, वैसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट वही दे दिया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर टू मैकेनिकल टू, अच्छा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता है, मतलब इसका रिवर्स, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है एक तरह से। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग वाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका है। पता है डीसी करंट जो है इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बैटरी का करंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा उतना जितना एसी, एसी से मौत हो जाती है, डीसी से शायद नहीं होती है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, टू इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी। अब पता नहीं भाई, लोग तो एसी वाला ही यूज करते थे। सही है। नहीं नहीं, उसके थ्रू करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, इन्वर्टर, इन्वर्टर लगाते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर ये डीसी वाला बैटरी से जुड़ा होता है, बैटरी चार्ज हो गई। ठीक है, द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज रेक्टिफायर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट, यही बताया, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से। ठीक है, in India, electricity distribution companies calculate the consumption of electricity in kilowatt per hour. ठीक है, ये तो सही है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब इसमें वो नहीं दिया गया कि कितना है, बस ये कहा है कि फॉल्स है। अब हो सकता है 60 हर्ट्ज से कम हो, ज़्यादा हो, ये देखना पड़ेगा उनका एक्सप्लेनेशन। द कंजप्शन ऑफ पावर इज असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इज फैन। अच्छा, कौन मतलब सबसे इसमें अलग अलग डिवाइसेस दिए हैं और बताया कि कितना वो कंज्यूम करेंगे पावर। ठीक है, तो सबसे कम इन सब में था फैन, फिर उसके बाद टेलीविजन, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, फिर
इलेक्ट्रॉनिक कैटल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कैटल, ठीक है। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, किस कारण से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब हम कोर है धरती के अंदर वो सर्कुलेट कर रहा है ना, उसलिए जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज सोलर सेल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है उसमें देखो उनके पैन होते हैं वो बड़े बड़े, बीच में सैटेलाइट होगा और उसका ऐसे पैन होगा, तो उस पे क्या है, सोलर सेल्स लगे हैं, सोलर पैनल है वो उनके, ठीक है, उससे उनको एनर्जी मिलती है, नहीं तो कौन जाके बैटरी लगाएगा बार बार। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज सजेस्टेड टू मेड अ नेशनल गोल सप्लाई, अब ये शायद करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, सप्लाई ऑफ SBSP इज 99% uninterrupted थ्रू आउट द ईयर डिसाइड द enormity ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब ये करंट अफेयर से रहा होगा मेरे ख्याल से, ये करंट अफेयर का ही लग रहा है मुझे। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर कंजप्शन प्रोडक्शन, द correct statement is photovoltaic is technology that generate electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun rays to generate heat which is further used in electricity generation process। देखो दो चीजें होती हैं, जो सोलर पावर होता है दो तरह से यूज होता है, ठीक है। एक होता है फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल जिनको कहते हो, और एक तो होता है सोलर थर्मल, ठीक है, सोलर थर्मल, दो चीजें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सूरज की रोशनी होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, सेमीकंडक्टर के थ्रू, ठीक है। सेमीकंडक्टर पे वो क्या कहते हैं, रोशनी गिरती है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चार्ज होते हैं और वो फ्लो करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पीवी सेल्स में डायरेक्टली चार्ज होता है, ठीक है, हम फिर उसको डायरेक्टली यूज करें या बैटरी में स्टोरेज करें, जो भी करना करें, ठीक है, वो डायरेक्टली हुआ। सोलर थर्मल क्या होता है, सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ती है, किसी एक चीज पड़ी और वो गर्म हुआ, ठीक है, वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद इसकी जो हीट है, हीट को यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे टरबाइन को मूव करने के लिए कर सकते हो, ठीक है, या किसी और पर्पज से कर सकते हो। तो ये एक सोलर थर्मल है और एक पीवी सेल है, दोनों का इस्तेमाल, मतलब दोनों ही सन की सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। एक डायरेक्टली यूज होता है, पीवी सेल्स में हमने देखा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी, पर सोलर थर्मल में उसकी हीट का यूज होता है, ठीक है, हीट को किसी चीज को चलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, ये हमने अभी देखा दोनों एग्जांपल दो तरह से। फिर एलिमेंट यूज्ड इन सोलर सेल, सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं। जो फोटोवोल्टिक सेल्स आर सोलर सेल्स, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल्स आर रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। अब ये सारे क्वेश्चन देखो अलग अलग साल में आए होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी साल में आएगा, आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर क्या, सोलर पावर टैरिफ इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाई, देखो अब ये स्टेट या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। फिर है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में क्या कंडक्टिविटी है देखते हैं। The substance which has large number of free electrons and offer a low resistance is called conductor, ठीक है। कंडक्टर मतलब दो तीन चीजों के कंडक्टर होते हैं, एक हीट के, बस कंडक्टर नहीं, ठीक है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, बस कंडक्टर अलग चीज है। तो हीट कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor, potential variation occurs along it. This phenomenon is known as थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। अब ये थ्योरी का पार्ट है, अगर आपको याद है अच्छी बात है, वरना आगे बढ़िए। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, ठीक है। कॉपर rods are generally preferred to iron rod for making lightning conductor. Copper is better conductor of electricity than iron and not
easily oxidize under atmospheric condition। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने बताया था कि जैसे अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो इसके आगे वाई जोड़ दो, और अगर वाई का ये आंसर मिल रहा है, ठीक है, रीजन जो है, तो समझ लेना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन गलत हो सकता है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो परमिएबिलिटी, ठीक है। सुपर कंडक्टर अलग कॉन्सेप्ट है वैसे तो, ठीक है। अभी सुपर कंडक्टर मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं मिले हैं, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर दिखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी बहुत लो टेम्परेचर पर देखी गई है। कुछ ने दावा किया है, ठीक है, कि हाँ हमने रूम टेम्परेचर पर भी देखा, एक कोरियन साइंटिस्ट थे दो तो वो सब पता चला कि वो डाटा फ्रॉड किए हैं। Temperature where superconductivity can be of tremendous economic interest, saving billion of rupees at room temperature, ठीक है। वही कह रहा है, सुपर कंडक्टिविटी अगर रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी किसी को पता चल जाए, मतलब मिल जाए या कोई ऐसा डिस्कवर कर ले, तो बहुत पैसा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वायर होता है ना, वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है तो क्या दिक्कत होती है, उसमें रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उतना यूटिलाइज नहीं हो पाती है, ठीक, कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाती है वायर में, ठीक है। वो हर वायर की समस्या, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, कोई भी वायर होगा, ठीक है, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अब अगर सुपर कंडक्टिविटी है तो जीरो लॉस होगा, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप यहाँ से मतलब 220 वोल्ट भेजोगे तो 220 वोल्ट उधर भी मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या फायदा है फिर कि मतलब इकोनॉमिक हो जाएगा चीजें, सस्ती हो जाएंगी सब चीजें, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें, ठीक है। द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर सिरामिक ऑक्साइड्स, ये उस समय का करंट अफेयर करा होगा, अभी तो हमने कई सारी चीजें देखी हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन इज जीरो, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन इज जीरो, मतलब उनकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, जीरो केल्विन पर जीरो होती है। जीरो केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो एक तरह से, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग डिक्रीजेस, ठीक है। जब किसी चीज को हीट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेज मूव करेंगे ना, तो उनकी मतलब जो सेमीकंडक्टर है उनकी जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। हम्म, हमने पढ़ा था कि किसी चीज को हीट किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कॉन्सेप्ट, आप अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें दो चीजें होती थी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते थे और होल्स भी होते थे, ठीक है, दो चीजें होती हैं। उन्हीं का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर में। जब इलेक्ट्रिसिटी हम उनको अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज इनफिनाइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में इनफिनाइट होता है। Among the copper, germanium, graphite, silver is used as semiconductor in transistors। जर्मेनियम बताया था, जर्मेनियम, और अभी एक और देखा था ना हमने, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम एज अ सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, बहुत पहले ही पढ़ा था, अभी तक याद है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर्स सिलिकॉन, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी एक तरह से सेमीकंडक्टर का ही, मतलब सेमीकंडक्टर से बनते हैं ट्रांजिस्टर्स। द फॉलोइंग आर सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। भाई ये रट लो क्योंकि ये कई बार पूछा गया, देखो सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। तो याद रखना सेमीकंडक्टर दो चीजों से बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न कोल, झामा जिसको कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट विच इज यूज इन ट्रांजिस्टर्स। द एलिमेंट इज जर्मेनियम, ठीक है। झामा में जर्मेनियम होता था इसलिए उसका जो एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तब तक के लिए धन्यवाद।